तो बेटा अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्लास 11th का 4th चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बॉन्ड एनर्जी, जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था वहीं पे क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई थी। तो अपने पास बॉन्ड एनर्जी क्या आती है? बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो the relative strength of bonds in reactant and product determine whether heat is released or absorbed in a chemical reaction। तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बनने के लिए उनको हीट दी जाएगी या उनके अंदर से हीट निकलेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे H2 प्लस F2 को हम जोड़े तो HF बनता है, 2HF बन जाएगा। तो H2 दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मान लिया X एनर्जी निकली, फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लिया Y एनर्जी को हमने देना पड़ा, इन दोनों को हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की है। ठीक है, तब ये जाके टूट गए और एक HF यहाँ बन गया, दूसरा HF यहाँ बन गया। ठीक है, तो यही दोनों एनर्जी हमने, अब HF जब बना तो कुछ अमाउंट में एनर्जी बच गई थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ये जो बची हुई एनर्जी हमने इसको दी है, इतनी एनर्जी जब मैं इसको दे दूँ तो ये वापस सेपरेट हो जाएगा H2 एंड F2 के अंदर, जैसे हमने लैटिस एनर्जी को वहाँ पे बताया था। क्लियर? अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डेल एच एटमाइजेशन एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है? बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक है, एटमाइजेशन यानी कि एटम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। दूसरा पॉइंट, बट फॉर पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बिट कॉम्प्लिकेटेड, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कि जैसे वाटर है, वाटर में क्या होता है कि अगर मैं OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ दूं तो एक OH बच जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फिर इस दोबारा से इस OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दोबारा से ये H और O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लिया एक OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने इतनी एनर्जी दी, दूसरे OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने इतनी एनर्जी दी। अब देखना, क्वेश्चन देखो सोचने वाला है, ये भी OH बॉन्ड टूटा है और यहाँ से भी OH बॉन्ड टूटा है, लेकिन दोनों में एनर्जी का गैप देखो कितना ज़्यादा है ना। वो ऐसा हुआ क्योंकि वाटर के फॉर्म में जो कंपाउंड था वो बिल्कुल स्टेबल होके बैठा था। तो स्टेबल को अगर हमें अनस्टेबल करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी दी OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फिर इस OH को दोबारा से हमने तोड़ा तो अब ये पहले से ही अनस्टेबल है तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी ऊपर वाले के कंपैरिजन में, इतनी एनर्जी दी तो वो H प्लस और O में टूट गया। अब दोनों देखना, इन दोनों की अगर मैं एवरेज एनर्जी निकालूँ तो मेरे पास इसकी एवरेज एनर्जी कितनी है? 464.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ इस तरह से हमारे पास बन जाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मीन ऑफ एवरेज बॉन्ड जो एनर्जी है कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ क्या कि H2O टूट गया H में और O में, तो इतनी अगर हम एनर्जी उसके अंदर ऐड कर दें कि 464.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हम इन तीनों को प्रोवाइड कर दें तो वापस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास वैसे ये होता नहीं है ऐसे, लेकिन मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। कभी भी रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को सिंगल नहीं लिखते, नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में लिखा जाता है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट, वो भी हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते तब जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4K2Cr2O3 यानी कि और हाईली ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें ऑक्सीजन को दे सकें, वहाँ पर ही हम नेसेंट ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। वैसे अदरवाइज अगर सिंगल ऑक्सीजन मैं लिखती हूँ ना रिएक्शन में तो मेरी रिएक्शन गलत है। इसको जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि जब ये बॉन्ड टूटा उस टाइम जो एनर्जी हमने दी थी ना वही एनर्जी ऐड होके, यानी कि उसका एवरेज ऐड होके जो अपना एवरेज निकलेगा वो एवरेज एनर्जी अगर हम अलग अलग इन तीनों को जोड़ने के लिए अगर दें तो वापस हमें यही बना के दे देगा। ये एग्जांपल देने के लिए बताया था आपको। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होता, वैसे रिएक्शन में कभी भी सिंगल H और सिंगल O ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत हो जाएगा। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए दिया था। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है इट इज़ द इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स और इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको काउंट कर लो, वो उसका होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सेम होता है, वो अभी बताती हूँ। जैसे हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऑक्सीजन के बीच में 2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, नाइट्रोजन के बीच में 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा।
ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होते हैं वो एटम्स जिनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। अब आपको पता है कि सेम इलेक्ट्रॉन तो किसी में प्रेजेंट नहीं होता, एटम तो सारे ऐसे हैं कि जिनके अंदर सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन हम उनको बना सकते हैं। जैसे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन में 9 होते हैं, 2 फ्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 18। सेम ऐसे ही अगर मैं O2 2 नेगेटिव लूँ तो 2 ऑक्सीजन में 16 और माइनस साइन होता है वो ऐड हो जाता है, 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो इनके अंदर सेम बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कितना, वो भी 1। फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनता है और इसके बीच में भी एक ही बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो जो नाइट्रोजन N2 है, CO है, CN है, NO पॉजिटिव, इन सब के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करके देख लेना। फिर अपने पास आता है नीचे रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस को हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो लोन पेयर्स है ना वो हम अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग यूज़ कर लेते हैं। कोई एक स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर बॉन्ड बना रहा है, दूसरे में दूसरा बना लेगा, पहले वाला छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो इसमें क्या होता है रेजोनेंस में होता है, देखो छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अपने पास सुना होगा आपने, घोड़ा होता है, एक गधा होता है और एक होता है खच्चर। ठीक है, तो जिसे खच्चर को हम मोल बोलते हैं, घोड़े को हम हॉर्स बोलते हैं और गधे को हम डंकी बोलते हैं। ठीक है, तो जो खच्चर है ना वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तीनों है एक ही प्रजाति, दिखने में तीनों सेम है। घोड़े की हाइट बड़ी होती है, थोड़ा सा और ताकतवर लगा लो। गधा की और खच्चर की थोड़ी अलग छोटी होती है हाइट। कुछ गधे ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट बड़ी होती है, वो हो जाता है जेनेटिकली, मतलब इतनी नहीं कि 6 फुट घोड़े जितनी, पर थोड़ी बहुत हो जाती है लंबी। ठीक है, तो जो खच्चर है ना उसमें कुछ गुण घोड़े के भी होते हैं और कुछ गुण गधे के भी होते हैं, तो वो वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कैसे बताएंगे, बताते हुए ये 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं, उनके थ्रू पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वी ऑफन फाइंड दैट, हम हमेशा ये देखते हैं कि फॉर ए मॉलिक्यूल और ए पॉली एटोमिक आयन, कोई भी मॉलिक्यूल हो या फिर कोई भी पॉली एटोमिक आयन हो, ऐसा आयन जिसमें अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, विद डबल बॉन्ड, जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो नेक्स्ट टू सिंगल, वो डबल बॉन्ड अगले स्ट्रक्चर में सिंगल बन जाए और जो सिंगल था वो क्या बन जाए, डबल बन जाए। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हम लुईस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो क्या ये करेक्ट है, क्या वो करेक्ट होगा, यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो O3 का अगर मैं पहले स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो O3 ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये 3 तरह से बॉन्ड बना सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब मैं इस पे नेगेटिव चार्ज दे दूं, ठीक है, ये नेगेटिव बॉन्ड होता है, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना दूं। ये एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब क्या हो, इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये दोनों डबल बॉन्ड बना दे ऐसे, ये बॉन्ड हटा दिया मैंने। ठीक है, तो तीनों ऑक्सीजन ने देखो डबल बॉन्ड को ना लोकलाइज कर लिया, डीलोकलाइज, यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने अपने अपने लोन पेयर्स को यूज करके और इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड को लोकलाइज कर लिया। तो ये जो बॉन्ड है ना ये तीनों ही आपस में करेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से अगर लिख दे तीनों बॉन्ड को, ऑक्सीजन 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 और डैश 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 डैश, यानी कि ये जो डैश 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 लाइन है ये बता रही है कि कहीं पे भी आ सकता है पॉजिटिव, कहीं पे भी हम नेगेटिव, और ब्रैकेट करके ऐसे नेगेटिव लगा देते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कंट्रीब्यूट। और जो ये जो डैश डैश है ये डबल बॉन्ड को शो करता है कि इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये तीनों स्ट्रक्चर है ना सही नहीं है, लेकिन हाँ ये जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सही है। यानी कि इस स्ट्रक्चर में क्या गलती है कि ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि भाई ये ऑक्सीजन भी तो बना सकता है डबल बॉन्ड। अब ये गलत ये है कि ये भी तो बना सकता है डबल बॉन्ड, ये इसलिए कि ये भी बना सकता है डबल बॉन्ड, है ना। तो ये सही इसलिए क्योंकि इसने कहा है कि डबल बॉन्ड भाई सब पे आ सकता है, मर्जी है वो हमारी, समझ में आ गई। तो इस तरह से तो कार्बोनेट का आयन का कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और इसके साथ सिंगल, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, इनके साथ सिंगल है, एक के साथ डबल। ठीक है, ये ऐसे भी बना सकता है कि कार्बन अब इधर ऑक्सीजन के साथ लगा रहा है, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस कम है तो इन दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव है ना तो 2 पे नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे भी तो बना सकता है। आप इस पे बना दिया, इस पे बना लेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ऐसे भी कैसे भी बना सकता है।
फिर अपने पास आता है बेंजीन। बेंजीन में आपने देखा होगा अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड चलते हैं। एक डबल बॉन्ड इधर है तो एक छोड़ दो, दूसरा बॉन्ड इधर, एक छोड़ दो, तीसरा बॉन्ड इधर। ये ऐसे भी बना सकता है। जरूरी था हमने इधर ही डबल बॉन्ड, ये भी तो बना सकता है डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दो अब ये भी बना सकता है, इसको छोड़ दो ये भी बना सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बेंजीन के बीच में सर्कल लगा दिया कि डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है, कैसे भी स्ट्रक्चर गेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है। फिर अपने पास आता है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रेजोनेंस के। पहला, this is hypothetical concept used when one Lewis structure cannot describe all the properties of molecule। ये एक hypothetical concept है। hypothetical मतलब imaginary concept है, जहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर के में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की फिक्स्ड प्रॉपर्टी को नहीं बता सकता। इट रिमूव्स द, ये इसने लिमिटेशंस थी ना इलेक्ट्रॉन की व्यू की, लोकलाइज्ड होने की, उसको सबको इसने इट रिमूव कर दिया। ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को डीलोकलाइज करके या लॉस कर देता है, यानी कि जरूरी नहीं कि एक ही एटम के ऊपर डबल बॉन्ड हो, वो भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, जैसे हमने ओजोन में दिखाया था, कार्बोनेट वाले में दिखाया था। फिर है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस है तो मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देता है। ओनली लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव इन रेजोनेंस। हम लोन पेयर को ही या फिर डबल बॉन्ड वाले जो पाई बॉन्ड होता है ना उसी को घुमा सकते हैं कि एक यहाँ पे एक बार यहाँ लगा दे डबल बॉन्ड, एक बार इधर या एक बार इधर, या फिर लोन पेयर का भी यूज़ करके। फिर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं और इसका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का एटम का एक नहीं बनता, कंपाउंड का अलग अलग बनते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है कैनोनिकल फॉर्म से। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये तो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि भाई बीच में सर्कल लगा दिया, कहीं पे भी डबल बॉन्ड आएगा, या तो इस तरह से भी आ सकता है या इस तरह से भी, तो ये स्ट्रक्चर इसका स्टेबल है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। और इन दोनों को हम बोलते हैं कैनोनिकल या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब अपने पास स्टार्ट हो जाती है वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अपना बहुत बड़ा होने वाला है टॉपिक वेस्पर थ्योरी का। एंड वेस्पर थ्योरी के बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि आज मैं ना आपके सारे 4 चैप्टर के नोट्स डाल दूंगी, तो अपने नोट्स को अपनी नोटबुक में कहीं पे भी लिख लेना। ठीक है।